रिकॉर्डेड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक अलग तरीके से, अलग ढंग से देना चाह रहे थे, तो हमने इस तरह से कर लिया। बोले ऐसे इतना सभ्य होकर क्यों बोल रहे हो, है तो कोई बात नहीं, सभ्य नहीं होते। चलिए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेईई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्या, कहा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर तो खत्म हो गया है। जी हाँ, खत्म तो हो गया है, परंतु इसके लास्ट का कुछ ना क्वेश्चंस बच गए थे, एंड बीच में से कोई एक आधा टॉपिक जो बचा है हम वो कवर करेंगे। तो वाइंडिंग अप करेंगे इस चैप्टर की। तो आज हमें करना क्या है, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस देखनी है हेनरीज लॉ की। वो हमारा एक टॉपिक बच गया था बीच में, है ना। और क्वेश्चंस देखने हैं बेस्ड ऑन वेंट हॉफ फैक्टर। तो थोड़ा सा कोल्ड भी है, तो उस चीज को आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और इसको आप एडवांस लेक्चर भी कह सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, किस किस चीज के, मेंस मतलब ऑफ कोर्स नीट का मेंस थोड़ी होता है, एडवांस मतलब नीट का एडवांस थोड़ी होता है, और नीट मतलब जेई के थोड़ी, हाँ मतलब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पुराना एक टॉपिक बच गया था उससे शुरू करते हैं, यानी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन से। तो मुझे पता है आप सभी क्या है, एक नंबर के गजनी है, तो आपको ये कुछ याद नहीं होगा। हेनरीज लॉ होता क्या है, हम तो यही भूल गए भाई। तो हेनरीज लॉ के बारे में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हेनरीज लॉ में, अच्छा यहाँ पे के एच नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं आपको खुद बता देता हूँ। हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था अबाउट सोल्युबिलिटी ऑफ, किस चीज की सोल्युबिलिटी पढ़ी थी, किसी गैस को हमें अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना हो, उसकी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड लॉज थे, जिसमें हमने पढ़ा था दैट S इज इक्वल टू KH टाइम्स P, यानी कि S जो है वो KH टाइम्स P था। ये हमने एक चीज पढ़ी थी, इसमें S क्या है, सोल्यूबिलिटी है, जो कि क्या है, KH टाइम्स प्रेशर अप्लाइड। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते थे जब KH की यूनिट क्या दी होगी, मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स, या बार इनवर्स, या मतलब कोई भी प्रेशर की यूनिट इनवर्स में, ठीक है। और ये वाला कब यूज करेंगे, P इक्वल्स KH टाइम्स काई। इसमें काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या गैस, और P क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला कब यूज करेंगे, जब KH की यूनिट क्या है, इन सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। KH की यूनिट और प्रेशर की यूनिट बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, बिकॉज काय की यूनिट नहीं होती, तो इन दोनों की यूनिट जब सेम होगी तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। और हमने इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है, इन लाइव क्लास, ठीक है। और जो YouTube पे देखते हैं उनके लिए इन रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। तो अभी हमें इसकी एप्लीकेशंस देखनी है इस लॉ की, और इस लॉ की लिमिटेशंस। तो अब लिमिटेशंस तो आपको रट्टा ही मारना है, एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत है समझने का, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें, मैंने आपको क्या लिखवाया है, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर। आपको क्या लग रहा है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, बिकॉज प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका काई आएगा। काई मतलब मोल फ्रैक्शन, जो कि डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं ना, तो प्रेशर ज्यादा लगाने से ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगी। इसी को हम यूज करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, सॉल्युबिलिटी उसकी हमें बढ़ानी है सॉफ्ट ड्रिंक में, तो हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर में उनको सील करेंगे, ठीक है। या सोडा वाटर में अगर ये करना है तो हाई प्रेशर में उनको सील कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं स्कूबा डाइविंग या डाइवर्स, इनको इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं वो देखते हैं। इसको हम पहला पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे ये क्या है, पानी है, मान लीजिए समुद्र है, और आप यहाँ पे हैं। तो अब देखो, आपको पता है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि जो आपके ऊपर प्रेशर लगता है ड्यू टू अ लिक्विड या ड्यू टू अ फ्लूइड, वो कितना होता है, P इक्वल्स H rho G। H क्या होती है, डेप्थ होती है, कि आप कितना नीचे हैं पानी में, कितना पानी में आप, और वो आपको क्या बताता है कि आपने कितनी पढ़ाई। अच्छा ये तो चलो छोड़ो। तो H क्या है, डेप्थ। तो जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर। तो यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और क्योंकि ज्यादा प्रेशर है तो आपके बॉडी के अंदर कई सारी गैसेस जो है वो चली जाती हैं, ठीक है। पर जब आप ऊपर आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम होने लगेगी और वो गैसेस बाहर हो जाएंगी। अब अगर वो बाहर को जाएंगी तो जब वो एग्जिट करेंगी आपकी ब्लड वेसल, जैसे ये मान लो ब्लड वेसल है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये एग्जिट कर रही है आपकी ब्लड वेसल्स को, तो आपकी ब्लड वेसल्स में बबल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बबल आ जाएंगे। एग्जिट कर रही है नाइट्रोजन तो बबल आ गए गैस में, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते, आपके ब्लड वेसल में बबल आ गए, इसी को हम बोल देते हैं बेंड्स। और ये एक मेडिकल कंडीशन है, बेंड्स, ठीक है। इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो है वो अपने पीछे टैंक, आपने देखा होगा ना, अगर टीवी वगैरह में कहीं देखा है, किसी ने की है,
बिकॉज मैंने तो नहीं की, ठीक है। तो वो टैंक सा लेके चलते हैं, इसमें गैसेस का मिक्सचर होता है पहले से, ठीक है। तो हीलियम होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ताकि वो इस कंडीशन को, बेंड्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है। और ये कब होगी? हाई प्रेशर में होगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट समझ आ गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ये बायो वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बायो वाले कौन से बायो वाले? जिन्होंने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर। लास्ट में आपको मतलब वैसे बुक में नाम नहीं दिया होगा, बट बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है एनॉक्सिया से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड? एनॉक्सिया से रिलेटेड, ठीक है। एनॉक्सिया क्या होता है? ब्रेथलेसनेस को बोलते हैं एनॉक्सिया, ब्रेथलेसनेस। और ये बहुत एक्यूट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है ब्रेथलेसनेस, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं एनॉक्सिया। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। और प्रेशर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम तो वो हमारे अंदर कम जाएगी, और अगर हमारे अंदर कम जाएगी तो हम एनॉक्सिया फील करेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है थर्ड पॉइंट। अब लिमिटेशंस में क्या है? लिमिटेशंस में ये कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो पहला यही है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। गैस ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा पता चले गैस की बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ना। और गैस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्ट कर जाए सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, वाटर के साथ या कोई भी जो भी सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस आयनाइजेबल नहीं होनी चाहिए मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना करें, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, बिकॉज आपका हेनरीज लॉ वाला पार्ट कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। अब बचे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम वेंट ऑफ फैक्टर एज K for FeCN6। अब ये क्वेश्चन मैं लेके क्यों आया हूँ? बिकॉज ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर आपको आयनाइज करना ही नहीं आएगा कि कैसे करेंगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो K4FeCN6 को अगर मैं आयनाइज आपको बताऊं कैसे करते हैं, तो ये देखो, ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका आपको इसके बारे में पता नहीं है कुछ, ठीक है, बिकॉज ये आपने भी पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगला चैप्टर हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे क्यों लेके आया? अगर ये आना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहीं पे करवा देता। या यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो बच्चे देख रहे ना ऐसे क्वेश्चन, कहीं आपने बुक में देख लिया, मान लो अरे इसने तो पढ़ाया नहीं, ये क्या कर रहा है, इसको ये नहीं वो नहीं, तो वो उसके लिए मैं आपको बताने आ गया कि इसको कैसे आयनाइज करते हैं। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है? K4FeCN6 इस तरह से है ना। अब इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर आयंस हैं, जो अंदर है, जैसे Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो Fe+2 या Fe+3 वो वाला आयन हमें नहीं मिलेगा। हमें कौन से आयन मिलेंगे? एक तो K4 जो स्क्वायर ब्रैकेट है बाहर है वो मिलेगा, और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट एक आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं आयनाइज करूंगा तो कैसे होगा? 4K प्लस FeCN6 के ऊपर 4 माइनस का चार्ज। अब ध्यान से देखिए, FeCN6 है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने 4 माइनस का चार्ज। अभी मैंने आपको बताया हुआ आयनाइज कैसे करते हो। जैसे AXBY है, इसको आपको आयनाइज करना है तो कैसे करोगे? जो A के नीचे लिखा है वो A के साथ लिख दो आयनाइज करते वक्त, और जो B के नीचे वो A के ऊपर चार्ज, ठीक है। और सिमिलरली जो B के नीचे वो B के साथ, और जो A के नीचे वो B के ऊपर चार्ज। ये आपका आयनाइज मैंने आपको ट्रिक दी हुई थी जो आपको बताती है कि आयनाइज कैसे करना है, बिकॉज इसी में बहुत दिक्कत आ जाती है सबको, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता था? क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है तो I = 1 + n-1 टाइम्स अल्फा, और अल्फा की कोई बात की नहीं गई, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात नहीं की गई, तो हम अल्फा को लेंगे 1, तो ये मैं हटा देता हूँ। और जब अल्फा 1 होता है, I की वैल्यू n के बराबर, यानी नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। तो आपको चाहिए कि किसके 5 होंगे, तो ए ऑप्शन देखते हैं पहले, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना भी सीख लो, कैसे बनाते हैं। आयंस के बारे में पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है? 3 की वैलेंसी होती है ना एल्यूमिनियम की, +3 की होती है, एंड सल्फेट में -2। तो इन दोनों को आप एक्सचेंज करके लिख दो, मतलब Al के नीचे 2 लिख दो और SO4 के नीचे 3 लिख दो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और जब आप इसको आयनाइज करोगे तो 2Al3 + 3SO4 2- ये बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 Al वाले हैं, 3 SO4 वाले हैं, तो टोटल आयंस कितने होंगे? 5। तो इसमें पहले केस में ही I कितना आ गया? 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ऐसे आप बाकी भी चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो जब आंसर ए ऑप्शन पहले मिल गया तो हम बाकी क्यों नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं मल्टीपल करेक्ट लिखा नहीं हुआ ना, यहाँ पे जेई एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जेई एडवांस का होता तो आप चेक करते, मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है, मेंस में मल्टीपल करेक्ट नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 0.1 मोलर MgNO3 ट्वाइस इफ द Bandt फैक्टर इज दिस। अब आपको आई की वैल्यू दी हुई है, अल्फा पूछा गया है, तो आप कर लोगे, बिकॉज आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन का केस है। अगर एसोसिएशन होता तो क्या होता, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 टाइम्स अल्फा, ठीक है। पर डिसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एंड आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा पूछा गया है, अल्फा पूछा है, और बाकी आपको आई की वैल्यू दी हुई है 2.74, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस n आपको निकालना है। n कैसे निकालोगे, MgNO3 ट्वाइस है, इसका आप आयनाइज करोगे तो Mg2 प्लस 2NO3 माइनस आपके पास आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 है ना, बिकॉज एक आयन Mg का है और 2 आयन नाइट्रेट है, ठीक है। तो 3 हो गया n की वैल्यू, तो यहाँ पे बस पुट कर दो, 3 माइनस 1 विल बी 2 अल्फा, ठीक है। सो 2.74 is equal to 1 plus 2 times alpha. Alpha is equal to 2.74 minus 1, 0.74 divided by 2. 0.74 divided by 2. अभी अल्फा है, बट आपको ऑप्शन में दिया है परसेंटेज में, है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 7.4 इंटू 5 आ जाए, 5 4 जा 20, 5 7 35, 36 37 है, 5 7 35, 36 37, कुछ गड़बड़ है ना। दोबारा देखो, 0.74 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 0.74 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, ये आपके पास आएगा, यानी 74 डिवाइडेड बाय 2। अरे अच्छा 2.74 है ना, तो 0.74 नहीं 1.74 आएगा, 1.74 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 174 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 87% आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, KBr इज, अच्छा तो वही क्वेश्चन आ गया, नहीं दूसरा है। KBr जो है वो 80% डिसोशिएट हो रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 80%, यानी कि 80/100 यानी 0.8, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है ये, एक्वा नहीं एक्वस सॉल्यूशन है, 0.5 मोलर। अब आप स्मॉल m भी दिया हुआ है 0.5 मोलर। फ्रीजिंग कांस्टेंट दिया है वाटर का, यानी Kf फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86। सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है इसका, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे बताओगे, आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू आई स्मॉल m KF, ये आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ठीक है। बस अब आपको इसमें सारी चीजें पुट कर देनी है। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। अब यहाँ पे दिया है KBr, तो KBr के आयंस अगर आप ब्रेक करेंगे तो K प्लस प्लस Br माइनस में बनेगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुस्टंडो 2 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू अल्फा, यानी कि 1.8। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8, और स्मॉल m की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.5। तो 1.8 इंटू 0.5 इंटू KF क्या है, 1.86। अब डेल्टा TF क्या होता था, अब TF जो है वो डिक्रीज होता है ना, तो ही तो हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर KF डिक्रीज हो रहा है, मतलब KF प्योर पहले था, है ना, मतलब TF जो है वो प्योर ज्यादा था और सॉल्यूशन का कम था, तो हम TF नॉट माइनस TF लिखेंगे। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो T नॉट F कितना हो जाएगा 100, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। सो TF विल बी 273 माइनस 1.8 इंटू 1.86 इंटू 0.5। इसको आप कैलकुलेट करना, तो ये आपके पास लगभग कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन के बराबर, क्योंकि आंसर भी दिया होगा ना, तो थोड़ा तो आंसर देने का भी हम फायदा उठाएंगे। तो ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैं आंसर यहाँ पे भी लिख देता हूँ नीचे, 326 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इन 0.1 मोलर। अब देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 काई B के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे सबका मोलैलिटी सेम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी कि काई B सेम होगा, ठीक है।
आई टाइम्स का आई भी लिख लो, बिकॉज अब का भी अगर सेम है तो डिफरेंस किस में होगा, आई में, तो जिसका आई ज्यादा उसका एलवीपी भी ज्यादा। अब एलवीपी है तो हम पी नोट थोड़ी लेके जाएंगे, पी नोट उस साइड लेके जाएंगे ना, जिसका आई ज्यादा होगा उसका एलवीपी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ग्लूकोज के लिए ए ऑप्शन, ग्लूकोज के लिए आई कितना हो जाएगा 1, बिकॉज ग्लूकोज ना डिसोशिएट करता है ना एसोसिएट, और मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे सॉल्यूशंस में जो एसोसिएट ना करे डिसोशिएट ना करे, जैसे ग्लूकोज हो गया यूरिया हो गया, उनमें आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो इसको अगर हम आयनाइज करेंगे तो Ba प्लस प्लस Cl माइनस, और ये दो बनेंगे, सॉरी ये दो बनेंगे, Ba प्लस 2 प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 है। सो I की वैल्यू भी n के बराबर हो जाएगी, बिकॉज अल्फा के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो I की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, Mg सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, तो MgSO4 है ना, ये आपके पास आया, इसको देखो ब्रेक करो, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो n इसमें 2 है, I इज इक्वल टू 2। डी ऑप्शन देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, N2 आ गया, I भी 2 आ गया। तो अब देखो सबसे ज्यादा किसका है, इसी का है सबसे ज्यादा, तो जिसका ये ज्यादा था उसी का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होता ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ I फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अल्फा की वैल्यू हम 1 ही मानेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, BaOH ट्वाइस। अभी कैसे पता चला, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। Ba की क्या होती है वैलेंसी +2 और OH की क्या होती है -1, तो इसको एक्सचेंज कर दो, Ba के नीचे 1 लगा दो, OH के नीचे 2, तो BaOH ट्वाइस हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये Ba प्लस 2 प्लस 2OH माइनस में ब्रेक होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3 है, सो I की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, बिकॉज अल्फा क्या है 1 है, यानी अल्फा के बारे में कोई बात नहीं की तो हम 1 ही लेंगे, है ना, तो I की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया बी ऑप्शन। और ये देखो आप कि एक PY के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि स्मॉल m फिक्स है, ठीक है, विच वन विल हैव लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वही बात है कि जिसमें I की वैल्यू ज्यादा होगी उसी में डेल्टा TF ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज डेल्टा TF इज इक्वल टू IMKF या IKF इंटू M, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन के लिए तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज ग्लूकोज है। बी ऑप्शन एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 Al2SO4 थ्राइस, बिकॉज Al की वैलेंसी होती है 3, तो वो हम सल्फेट के नीचे लिखेंगे, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, वो हम एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे। तो फॉर्मूला भी आपको बनाना आता होना चाहिए ना, तो 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो इसमें I कितना आ जाएगा 5, ठीक है, तो बी ऑप्शन के लिए I क्या आ गया 5 आ गया, n के बराबर ही होगा ना, बिकॉज अल्फा के बारे में कोई बात नहीं है। वाह, कैन बुमराह एंड क्या है CO से मुझे तो कोबाल्टी पता है, ठीक है, या कार्बोनाइल। थर्ड पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, इसको अगर मैं आयंस में ब्रेक करूंगा तो K प्लस 2 K प्लस SO4 2 माइनस, तो इसके लिए I क्या आ गया 3 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन के लिए I इज इक्वल टू 3। पोटेशियम क्लोराइड KCl K प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो इसके लिए I आ जाएगा 2, यानी डी ऑप्शन के लिए I विल बी 2। तो मैक्सिमम I है बी ऑप्शन के लिए, तो वही आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ का था, ये भी नीट का था, ये भी आपका नीट 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट रियली सॉरी, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अरे यार एक मिनट, मैं ना इसी बंद कर देता हूँ एक्चुअली, सो सॉरी यार, आप भी कह रहे होगे कैसा मास्टर है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन दिया हुआ है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, यानी कि यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ KF।
5.12. The freezing depression for the solution of molality, you are given the small m 0.078. पूछा क्या है फिर? डेल्टा टीएफ पूछा है क्या? तो इसमें हमें तो कुछ दिया ही नहीं हो ना आई वगैरह, तो मतलब इसमें डेल्टा टीएफ इक्वल्स के एफ टाइम्स एम, यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे। 5.12 इंटू 0.078, ठीक है। क्या मेरे पास यहाँ पे कोई फोन है जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं? नहीं है। तो 512 को हमें 78 से मल्टीप्लाई करना है ना। हमसे पूछा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही पूछा है, मतलब यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसको करो सॉल्व। 78 से 512, अब मैं 8 1 8 2 16, 8 1 8 1 9, 8 5 40, 7 2 14, 7 1 7, 1 8, 7 5 35। तो क्या आ रहा है? 39996, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट में जीरो भी लेना है ना। हाँ, 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.39996, यानी कि 0.40 केल्विन के बराबर आप इसको ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। सॉरी, सोच रहे हो कि क्या हो रहा है ये। अरे सेम क्वेश्चन आ गया, इसको हम फिर भेज देते हैं पाताल लोक। देखो, पुताई करने में जो मजा है वो जीवन में कहीं नहीं है। तो अगर आपसे कुछ ना हो तो मेरी तरह पेंटर बन जाइए। असल में मैं भी पेंटर ही हूं। कई सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं ना, क्या करते हो? तो मैं पेंटर ही हूं, ठीक है। देखो कितना अच्छा पेंट कर रहा हूं। अभी ये पेंट कर रहा हूं, कभी दीवारें पेंट करता हूं, तो कभी कुछ पेंट करता हूं। देखो कितना अच्छा पेंट कर दिया। ले 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 ले, पेंटर करूंगा मैं तो। हाँ जी, तो देखो ऐसे ही मैंने फालतूगिरी करनी थी तो कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट A and B. Ebullioscopic constants are in the ratio this and this. The ratio of elevation in their boiling point आपको बताना है। अब अगर 1 ग्राम है दोनों का और 100 ग्राम ही वो है, तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी टाइम्स स्मॉल एम। अब स्मॉल एम कांस्टेंट होगा बिकॉज दोनों 1 ग्राम लिया गया है, ठीक है, और 100 ग्राम उसमें ही डिसॉल्व किया गया है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यह है ए का, यहां पे हम क्या करेंगे? kb of a into small m and delta tb of b will be equal to kb of b into small m। अब आपको रेशियो पूछी गई है, तो डेल्टा tb of a अपॉन डेल्टा tb of b will be equal to kb of a अपॉन kb of b into m और m और m कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि रेशियो बराबर आएगी। और आपको दिया हुआ है रेशियो कितना है? 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये भी कहीं का क्वेश्चन था क्या? हाँ देखो देखो, ये भी मेंस 2019 का। पिछला वाला था क्या कहीं का? पिछला वाला नीट 2020 का, ठीक है। अब अगला देखिए, ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक। आपसे पूछा आइसोटोनिक कौन से होंगे सेम टेम्परेचर के। अब अगर टेम्परेचर सेम है और आप देखें हर ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है? ICRT। अब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। R सबके लिए सेम होता है, नो कंपेरेबल, एंड T भी सबके लिए सेम दिया हुआ है, तो फिर इससे भी हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे? I से। तो I शुड बी सेम। तो ए ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 0.1 मोलर यूरिया के लिए है I इज इक्वल टू 1, एंड सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, इसको आयनाइज करोगे 2 आयंस मिलेंगे, Na+Cl-। I विल बी इक्वल टू 2, बिकॉज आपको n की वैल्यू अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई, तो I इज इक्वल टू n ले लेंगे हम, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, NaCl, तो उसके लिए अभी तो निकाला 2 सॉरी, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4,
उसके लिए 2 आयन सोडियम के बनेंगे, 1 सल्फेट का बनेगा, तो I विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। Na प्लस कितने 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो इसमें 3 ही आए ना, एंड देखो 1 2 ये और 1 ये। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ बिकॉज सी ऑप्शन क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट आपको और दिया है सोडियम सल्फेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बताओगे? कैल्शियम की अगर आपको वैलेंसी पहले पता होनी चाहिए ना, CaCl2 पढ़ा है क्या आपने? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा है ना, CaCl2। तो कैल्शियम, अरे CaCl3 होता है। ये क्या हो रहा है? CaCl2 है ना, तो CaCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2। और अगर मैं बात करूं किसकी, और क्या लिया हुआ है नाइट्रेट, नाइट्रेट ना NO3, तो उसकी -1 होती है, तो CaNO3 ट्वाइस, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर फॉर्मूला क्या है CaNO3 ट्वाइस, तो इसके आयंस क्या बनेंगे Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, है ना। तो यहाँ पे 3 आयंस आपके पास आ रहे हैं, तो फॉर क्या है CaNO3 ट्वाइस के लिए भी आयंस कितने हैं 3, यानी I की वैल्यू है 3। अगला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का तो हमने अभी निकाला, ऊपर वाले पार्ट में देखो I इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों का सेम आ रहा है, मतलब इनका आंसर यही है, बट फिर भी हम डी पार्ट कर लेते हैं क्योंकि एक ही बचा है ना। ग्लूकोज का होता है I इज इक्वल टू 1, ग्लूकोज यूरिया, बिकॉज ये ब्रेक ही नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे या डिसोशिएट नहीं होंगे, एसोशिएट नहीं होंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है MgCl2, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बिकॉज एक Mg का और 2 Cl आयंस आएंगे। तो आपका आंसर कौन सा है? बी, सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आपको दे भी रखा है। आगे देखते हैं, एक आपका आया है ये मेंस दो, अच्छा ये किसका था, ये नहीं था ना किसी का, पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेंस 2022 का इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय सॉल्यूशन 2 ग्राम प्रोटीन है, मोलर मास दिया हुआ है 60, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे स्मॉल n, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 60 kg पर मोल में दिया हुआ है, तो 60,000 करोगे, क्यों? बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, आपको ग्राम पर मोल में लेना होता है। ये हो गया मोल। ठीक है, ये क्या हो गया मोल आ गए इसके। अब आपको क्या चाहिए होती है, मोलैलिटी चाहिए होती है ना, पूछा क्या है? अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की आपको चाहिए होती है कंसंट्रेशन, और को कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं पाई इक्वल्स CRT में जो कंसंट्रेशन होती है वो हम क्या लेते हैं मोलैरिटी लेते हैं ना, यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 200, सो कैपिटल M इज इक्वल टू C, दैट विल बी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है 200 और ये मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर में ऊपर जाके क्या कर देते थे 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि लीटर में ले लें हम। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 2 3 ये हटा देंगे, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये क्या हो गया 66,000, 1/6000। ठीक है, 1/, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/6000। ठीक है, ये आ गई मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। और आपको क्या करिए टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कर लो 27 प्लस 273, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273, तो जितना आपको ऐड करना है वो करते जाओ। ठीक है, 1 मतलब 274, 2 मतलब 275, मतलब ऐड करके आपको मिल जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा 237 नहीं भाई 273, 300 केल्विन आ जाए। ठीक है ना, तो 300 केल्विन, सो पाई विल बी इक्वल टू, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू, एक मिनट एक बार में पाई लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, पाई विल इक्वल टू CRT 1/6000 इंटू R 0.083 इंटू टेम्परेचर 300। तो यहां से 2 0 और ये 2 0 हट जाएंगे, यहां से 1/20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.083 डिवाइडेड बाय 20 ये आएगा आपके पास। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, तो 0.083/20। अब अगर आप इसको देखें, यहाँ पे कोई फोन भी नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट कर सकूं। एक मिनट मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ, है ना, आप यही वेट करना, अगर है इस अलमीरा में तो नहीं है, रियली सॉरी इसमें कैलकुलेटर तो नहीं है,
तो चलिए हम ऐसे ही खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 83/20 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, सी 60,200/1000, हाँ तो ये क्या आ गया 0 पॉइंट, देखो 83 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 20 का आप एक पॉइंट और कम कर लो ना, इसका यहाँ पे ले आओ पॉइंट और 0 को हटा दो और इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है, पॉइंट हम एक पीछे ले आए ना, डिवाइड कर दिया 10 से खुद ही। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ रहा है, 8 4 2 4 8 एंड 2 1 2 एंड 0.5 है ना, तो 41.5 इंटू, अब यहाँ पे कितने डिजिट थे जैसे मिलके 1 2 3 4, 10⁻⁻⁴ ये आ रहा है आपके पास। बट ये जो यूनिट आएगी ये कौन सी आएगी, बार, बिकॉज जो आपने आर की यूनिट पुट की है वो बार वाली यूनिट पुट की है, ठीक है। तो आपसे पूछा किस में है, पास्कल में पूछा है, तो कैसे करोगे, 41.5 इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं 415 इंटू 10⁻⁻5 और 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं 10⁻5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतने पास्कल आ जाएंगे, यानी कि 415 पास्कल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 415, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 415, और ये आपने कौन सा, मेंस का 2022 का क्वेश्चन किया है। अब अगला क्वेश्चन है एडवांस का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन है मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि कोई भी चीज जो है आइडियल सॉल्यूशन है उसमें सब कुछ सेम रहता था, वॉल्यूम सेम रहता था, आयनाइज नहीं होती थी कोई चीज, ठीक है। एट टेम्परेचर T इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B हैज विद वेपर प्रेशर दिस, तो इसको मैं पहले केस 1 करके लिख देता हूँ। केस 1 पे क्या है, टेम्परेचर T है तो उसमें काई A इज इक्वल टू काई B, बिकॉज इक्विमोलर है ना तो दोनों का 0.5 होगा ना काई, यानी कि हाफ लिख लेते हैं, ठीक है। और PT की वैल्यू है 45। नाउ यू नो दैट PT इक्वल्स P0 A काई A प्लस P0 B काई B, P0 A काई A प्लस P0 B काई B, है ना, ये सबको पता है, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है यार, रॉल्स लॉ, ठीक है। और हम लिखते हैं क्या है, एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ A एंड B हैविंग मोल फ्रैक्शन काई A एंड काई B रिस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर इतना, एक नया सॉल्यूशन बनाया, यानी केस 2 में सेम ही हमने सॉल्वेंट्स को मिक्स किया तो 22.5 आ रहा है। आपने पूछा है काई A और काई B की वैल्यू, अब यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है तो मैं आपको बता देता हूं क्या मिसिंग है। तो यहाँ पे आप लिखो गिवन P0 A इज इक्वल टू 20 टॉर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया ही हुआ था मैं एक्चुअल क्वेश्चन में भी, बट यहाँ पे टाइपिंग एरर थी, तो मैं पहले भी इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना एक बार, तब तो हुआ ही नहीं था, मतलब इसी पे सिर्फ रिकॉर्ड हुआ था और पता नहीं क्यों आवाज आई नहीं थी पूरी में, मतलब सिर्फ 4 मिनट की बनी थी इतनी लंबी, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ था, ये मैंने बाद में चेक किया था ना, वहाँ पे तो मैंने छुड़वा ही दिया था क्वेश्चन, ठीक है, छुड़वा के मैंने फिर एक बार मतलब उनके सामने उस वीडियो में ही गूगल पे चेक कर लिया कि क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में, फिर वहाँ पे आ गया था, तो फिर मैंने आपको इसलिए बता दिया, यहाँ पे P0 A 20 टॉर आपको दिया हुआ है। सो PT कितना दिया हुआ है 45, दैट विल बी इक्वल टू P0 A 20 इंटू हाफ प्लस P0 B इंटू हाफ, 10 आ जाएगा, 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो 35 इंटू 2 विल बी इक्वल टू P0 B, सो P0 B विल बी इक्वल टू 70 टॉर, है ना। P0 B कितना आ गया 70 टॉर आ गया। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात अगर मैं करूं तो उसमें क्या है आपको दिया हुआ कि सेम है, काई A काई B हमने लिया है बट उसकी काई A काई B की वैल्यू अलग है और 22.5 है इस बार, ठीक है। सो PT इक्वल्स P0 A काई A प्लस P0 B काई B, अब P0 A और P0 B की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो PT की वैल्यू कितनी है 22.5 इस केस के लिए, तो दैट इज इक्वल टू P0 A, P0 A कितना है 20 इंटू काई A प्लस 70 काई B, यानी कि 20 काई A प्लस 70 काई B को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस काई A, ठीक है, दैट इज 22.5। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, है ना।
हाँ, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 22.5 विल बी इक्वल टू 20 काई ए प्लस 70 माइनस 70 काई ए। उसको उस साइड ले आओ, यानी कि -70 में से 22.5 कम कर दो, 6 आ जाएगा, 9 10, तो 9 से 8 7 6 से 5 4, तो 47.5 आ रहा है। 47.5 माइनस का 47.5 आ जाएगा, है ना। अरे यार, -47.5 दैट विल बी इक्वल टू -50 काई ए। सो काई ए विल बी इक्वल टू 47.5 अपॉन 50। सही बात है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 47.5 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर मैं इसको करूंगा सॉल्व, इसको ऐसे नीचे ले आते हैं ना, 475 बाय 500, 475 बाय 500, 25 से काट दो, है ना। 25 4 4 4 4 4, कितनी बार 4 आया, 5 बार ना, तो फिर 20 नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ऊपर 4 4 4 4 4 4 4 बार तो 16 हो गया ना, 17 18 19 19 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 19/20, 19/20 ये है काई ए। काई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। तो आपसे पूछा क्या है, काई ए अपॉन काई बी पूछा है। सो काई ए अपॉन काई बी दैट विल बी इक्वल टू 19/20 डिवाइडेड बाय 1/20 डिवाइडेड बाय 1/20, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 20/1, है ना। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, तो कितना आ गया, 19 आ गया, और ये एडवांस का क्वेश्चन था जो आपने 19 इसका आंसर निकाल दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं। ये भी आपका एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बाहर से बहुत आवाज आ रही होगी, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। संकेत देने की कोशिश तो करता हूँ, थोड़ा सा जोर से बोलता हूँ कि पता चले कि अंदर वीडियो बन रहा है, थोड़ा धीरे। देखिए, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार। एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम इथेनॉल टू 500 ग्राम वाटर चेंजेस द टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, और चेंज होने की जगह क्या होता है, कम होता है ना। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एज 2, यानी कि आपको दिया हुआ है KF इज इक्वल टू 2 केल्विन kg पर मोल, है ना। द फिगर शोज दैट द बिलो रिप्रेजेंट्स प्लॉट ऑफ वेरियस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। आपको दिया हुआ है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 ग्राम पर मोल। तो अब आपको क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए ना। सबसे पहले आप देखोगे कितना डेल्टा TF है ना। वो डेल्टा TF क्या, इस डेल्टा TF, इस डेल्टा TF, ये कौन से डेल्टा TF से मैच कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 का है डेल्टा TF, यहाँ पे डेल्टा TF 2 का है। तो एक डिफरेंस तो ये हो सकता है जो डेल्टा TF से बन रहा हो ऑप्शंस में, एलिमिनेट करोगे ना ऑप्शंस को। ठीक है, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू M इंटू KF, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है क्या, इथेनॉल है, तो उसमें हम डिसोसिएशन नहीं होती है ना। ठीक है, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू KF। तो स्मॉल m कितना होगा, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल कितना होता है, गिवन मास, कितना मास है इथेनॉल का, और मोलर मास 46 से डिवाइड कर दोगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये तो हो गया मोलैलिटी, मोल हो गया ना, मोल आ गया। अब मोल को डिवाइड करना है आपको सॉल्वेंट के मास से, तो वो है 500 ग्राम, तो 500 और ऊपर 1000 आ जाएगा, क्योंकि 500 ग्राम में है ना। तो ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास 23, तो 34.5/23, ये है आपके पास मोलैलिटी। सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 34/5.5 डिवाइडेड बाय 23 इंटू KF की वैल्यू कितनी आपको दी हुई, 2। इसको सॉल्व कर लो अब, है ना। तो 23, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब हम, 34.5 है ना, तो 34.5 डिवाइडेड बाय 46, ठीक है, तो इंटू हाउ विल बी सॉल्विंग इट, 2 से ये 23 पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितने पे जा रहा है ये, 1.5 पे जा रहा है ना, 1.5 इंटू 2, तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा, 3, यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए 3। अब अगर मैं इसको लिखूं T0F माइनस TF दैट विल बी इक्वल टू 3, तो T0F कितना है, बिकॉज आपके पास क्या, ये प्योर वाटर दिया हुआ है, तो ये होगा आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर मैं बोलूं तो
क्योंकि यहाँ पे 273 है तो 273 केल्विन में ले लेते हैं ना, तो 273 माइनस TF विल बी इक्वल टू 3, सो TF विल बी इक्वल टू 270 केल्विन। ठीक है, तो TF जहाँ पे 270 है वही वाला ऑप्शन सही है, या तो ये वाला ऑप्शन सही है, या तो ये तो नहीं है ना, ये तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 271 दिया हुआ है आपको, है ना। तो यही दो आपके ऑप्शंस बचे हैं। अब आपको देखना है और इस ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है। वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या दिखाया है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे दिखाया है कम हो रहा है। अब मेन डिफरेंस इसी में है। तो वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे तो गलत है ना, तो ये गलत आ गया। तो अब आंसर क्या है, ए ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर ए ही है। और ये भी कहाँ का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, इट इज एडवांस 2017। ठीक है, और ये भी ऊपर एडवांस का ही क्वेश्चन था, देखो 2018 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं। अब आपका होमवर्क देख लो क्या है आज के लेक्चर का, वाइट से लिखते हैं, है ना। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, डीपीपी नंबर 1 2 कितने डीपीपी चाहिए हैं, 8 तक आपको करनी है ना, 8 तक ही है ना, या कहें तो ऑल डीपीपीज। रीड एनसीईआरटी रीड करनी है एंड सॉल्व बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी रीड करके बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, साथ में डीपीपी सॉल्व करनी है, और क्या कर सकते हो, रिवाइज द चैप्टर, रिवाइज द होल चैप्टर, और इसके क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं एंड लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। और एक मैं आपको खुद की तरफ से कुछ दे रहा हूं, मेक शॉर्ट नोट्स, और आप मुझे सेंड करेंगे एंड सेंड देम टू मी। कैसे सेंड करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, हाउ इन फ्यूचर क्लासेस, या एक शॉर्ट करके, है ना, शॉर्ट वीडियो डाल के आपको मैं अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये आपको एक चीज मुझे बतानी थी, और ये मैं जो भी अच्छे होंगे वो वाले मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप देख सको कैसे बच्चों ने, कैसे आपने खुद ही ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपडेट भी है। ठीक है, और आप में से भी कोई अगर पढ़ाना चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है किसी भी तरीके से। मैं भी मतलब अपने चैनल पे, इस चैनल पे भी आपकी वीडियोस डालना अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर डालूंगा। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, चलिए फिर, कई देर से मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था, वो मैं आपको कह ही देता हूँ इतना आप कह रहे हैं तो बहुत 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 शुक्रिया है आप सबका कि आप इस लेक्चर में बने हैं हमारे साथ। थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्यूचर IITians एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, यही मैं आपको कहना चाह रहा था इतने देर से। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, मरते हैं नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।